चलें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिकॉलिंग व्हाट वी डिड इन दी लास्ट क्लास। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर शायद इट हैड सम रिकॉर्डिंग में कुछ इशू हो गया था, इस वजह से शायद वो नहीं है। तो हम उसको रिकॉल कर लेंगे। अच्छा, पहले चैप्टर के अंदर, सॉरी पहले लेक्चर के अंदर जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था सिर्फ हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी को डिस्कस किया था। ठीक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यस, जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सही है। तो उसको हम रिव्यू कर लेंगे। उसका डेफिनेटली रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है, फिर जैसे ही हम उसको रिव्यू करेंगे तो वही वर्जन हम वहाँ पे अपलोड भी कर लिया करेंगे। बाकी सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड्स वो वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चले, लेट्स लेट्स रिव्यू। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिव्यू किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू, वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के तरीके से हम किस तरह वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट्स बना करके रिजल्टेंट वेक्टर्स निकाल लेते हैं। सिंपल से एक मेथड था। मेथड क्या था आपके पास? मेथड ये था कि जितने ही वेक्टर्स हैं जो कि इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस आ रहे थे, उनके आप कॉम्पोनेंट्स बनाया करते थे। एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स सेपरेट कर लेने के बाद हम क्या करते थे? एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर लेने के बाद हम एक्स को अलग, वाई को अलग, हम उसको देखते थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर रिजल्टेंट हम पाई वैल्यू 7 से निकालते थे। टेन थीटा को इस्तेमाल करके हम उसका क्या कहते हैं, एंगल वगैरह निकाला करते थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी वो ये थी इक्विलिब्रियम के केसेस। ठीक है, मैंने कहा था कि हमारे पास ऐसे केसेस जरूर हो सकते हैं कि जहां पे हम देखें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो इधर एक्स एक्सिस में है, इधर वाई एक्सिस में है। मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल एक बो एंड एरो का केस मैंने बनाया था। बो एंड एरो के केस के अंदर हमारे पास क्या था कि अगर वो जो हम आर्चरी कर रहे होते हैं, हम वो को पुल डाउन पुल बैक करते हैं, उसके बाद उसको थ्रो करते हैं। तो इन दैट केस हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि वो जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट जा रही है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल फोर्सेस थी, लेकिन उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। तो उसको जब हमने कॉम्पोनेंट वाइज ब्रेक करके देखा था, तो हमने कहा था कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आपके पास कोई एक कॉम्पोनेंट जो है, कोई एक एक्सिस जो है, उसके कॉम्पोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो, तो वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो हम बोलेंगे जनाब, अगर वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल, वाई एक्सिस के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे, तो हम ये बोलेंगे जी वाई एक्सिस की जो कॉम्पोनेंट्स हैं या फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है। रादर जो आपके पास एक्स एक्सिस में वहां पर रिजल्टेंट आ रहा है। इन केस ऐसा होता है, इन केस ऐसा होता है कि जनाब एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में आदम कि उसके ऊपर किसी किस्म की रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही, वो स्टेशनरी मौजूद है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। हम वेक्टर्स की टर्म्स में बात करें तो वेक्टर की टर्म्स में इसको बोलते हैं कि तमाम वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को वर्टिकल कैंसिल आउट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट कर रहे हैं। देयर इज नो रिजल्टेंट नीदर इन एक्स नीदर इन वाई। तो वहां पे मैंने कहा था जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे, जब हम कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे, तो कॉम्पोनेंट इस तरह बनेंगे कि सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट्स भी आपके पास जीरो निकलने वाला है और सम ऑफ वाई कॉम्पोनेंट्स भी आपके पास जीरो निकलने वाला है। इसकी एग्जांपल मैंने एक फोटो फ्रेम, एक हैंगिंग फोटो फ्रेम से ली थी। मैंने कहा था कि लेट्स से कि हमारे पास एक फोटो फ्रेम है, हैंग हो रखा हुआ है, उसका वेट डाउनवर्ड एक कर रहा था, एंड जिस स्ट्रिंग से वो हैंग हुआ हुआ था सेंटर से, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स मौजूद थी, राइट। और उसका जो जो स्ट्रिंग था, इट वाज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। मैंने इस पिक्चर से वेक्टर्स निकाल करके एक फ्री वेक्टर डायग्राम बनाई थी। मैंने कहा था कि वेट का जो वेक्टर है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, टेंशन इधर एक्ट कर रहा था, ये वाला। एक टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, वो ये वाला है। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट से आप इसको देखें तो समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट्स बनने थे वो सिर्फ टेंशन फोर्स के बनने थे। ठीक है ना? तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि जनाब टेंशन का एक कंपोनेंट, मतलब लेट्स से इस वाली टेंशन का, राइट हैंड साइड वाली टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा। सिमिलरली लेफ्ट साइड वाली टेंशन का एक होगा टी कॉस थीटा। एग्जैक्टली ऑपोजिट है, सेम डायरेक्शन में। तो मैंने कहा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट जीरो है। फिर मैंने कहा कि अपवर्ड लगने वाला टी साइन थीटा दोनों टेंशन का, तो वो मिला करके टू टी साइन थीटा हो जाता था वहां पे। तो मैंने कहा था ये हो जाएगा टू टी साइन थीटा। अच्छा, मैं इस बात को लिख देता हूँ, शायद हम लोग ने यहाँ पे लिखा नहीं था इस चीज को। तो मैंने कहा था कि अगर मैं रिजल्टेंट एट एक्स निकाल रहा हूँ, तो रिजल्टेंट एट एक्स वुड बी टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो जीरो हो जाता था यार। ठीक है,
अच्छा शायद वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो रिजल्टेंट y में है, ठीक है, y में था 2t साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, 2t की इसलिए कर दिया कि दोनों एड अप हो गए थे, एंड दे वर अपोज्ड बाय द वेट w, सिंस इक्वल है 2t साइन थीटा w के, क्योंकि बैलेंस है, रिजल्टेंट जीरो आया। मैंने कहा मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस आपके पास किस तरह आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एक जनरल सा क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम दीप रशीद, ये पास पेपर्स के ही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे ये कहता है, द डायग्राम शोज अ रोप ब्रिज दैट अ स्टूडेंट मेक्स ऑन एन एडवेंचर ट्रेनिंग कोर्स, द स्टूडेंट हैज अ वेट w, ठीक है। स्टूडेंट का जो वेट है दैट्स w, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रोप में टेंशन मौजूद होगी डेफिनेटली ऑन बोथ साइड, तो मैंने कहा कि इधर भी एक टेंशन फोर्स आ रही है, इधर भी एक टेंशन फोर्स आ रही है, टी एंड टी। एंगल जो है वो दोनों तरफ सेम है, क्योंकि उसमें दोनों जगह थीटा लिखा हुआ है। इन केस एंगल अलग होते या तो उसको थीटा वन थीटा टू लिखता, या तो वो एक जगह अल्फा दे देता, एक जगह बीटा दे देता, एक जगह थीटा दे देता, एक जगह फाई दे देता। दोनों जगह थीटा लिखने का मकसद ये है कि एंगल जो है वो लाजमी तौर पे सेम है, इसलिए एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसने बोला विच फॉर्मूला गिव्स द टेंशन टी इन द रो। अब मैं टेंशन टी निकाल रहा हूं, और अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो टेंशन टी को इसने रिलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पर्सन। मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम में बनाऊं तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था इस तरह, एक टेंशन फोर्स इधर थी विद एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली एक टेंशन फोर्स इधर थी विद एन एंगल थीटा, विद एंगल सेम थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एंगल को देखूं, थीटा इधर एंड थीटा इधर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो है इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट तो उसका भी y का भी जीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मैं टेंशन को रिलेट नहीं कर पाऊंगा w से, w इज एक्टिंग इन द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए मुझे वर्टिकल एक्सिस के ही कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे होशियारी ये है कि मैं एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट निकालूं ही नहीं, मैं सिर्फ वाई कंपोनेंट निकालूं। वाई कंपोनेंट इसका होगा, वाई कंपोनेंट अगर मैं सॉल्व करूं तो साइन थीटा निकलने वाला है दोनों तरफ, ये भी आपके पास टी का साइन कंपोनेंट है, ये वाला भी टी का साइन कंपोनेंट है, और ये दोनों दोनों मिलकर के वेट डब्ल्यू के बराबर। तो मैं लिखूंगा कि ट्वाइस लिख देता हूँ, दोनों हैं, दो ऐड हो रहे हैं, 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। एक चीज, अब सिंस मुझे t के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए था, तो मैंने कहा t इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। अब हम अपने ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे इस आंसर को रिलेट कर। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना था यहाँ पे। अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एक्चुअली कुछ वर्किंग निकालनी है, कुछ वर्किंग करके कुछ वैल्यूज निकालनी है। वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देता है कि अ पिक्चर, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। वो बोलता है पिक्चर ऑन अ वॉल इज सपोर्टेड बाय अ वायर लूप ओवर अ नेल। बिल्कुल वैसे ही सवाल जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में सॉल्व किया था। द मास ऑफ द पिक्चर इज गिवन टू बी 4.2 kg। व्हाट इज द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स। सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है वो कितनी होगी, देखें। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसको क्या करूंगा, मैंने कहा कि मैं अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा, अगर मेरे पास टेंशन इस तरह बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, मैंने कहा टेंशन जो है वो एक इधर है, टेंशन जो है एक टेंशन की फोर्स इधर जा रही है, एक टेंशन की फोर्स इधर जा रही है, और वेट जो है वो आपके पास दोनों में मतलब एक ही वेट है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा है कि जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं उन कंपोनेंट्स के हिसाब से जो कोसाइन कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे, टी cos थीटा एंड टी cos थीटा। एक्चुअली थीटा गिवन है 25, तो टी 25 टी cos 25 टी cos 25 कैंसिल आउट कर रहे हैं।
वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं जो मेरे इंटरेस्ट का पार्ट है। रीजन क्या है कि मेरे पास ओनली द गिवन वैल्यू इज 4.2 इंटू टेंस पावर, सॉरी, इंटू 9.81। मैंने इंटू 9.81 क्यों किया? मुझे मास गिवन था, मुझे फोर्स चाहिए, तो मुझे उसको वेट में तब्दील करना था, तो मैंने एक्चुअली मास इंटू ग्रेविटी कर दिया। अच्छा, एक टिप यहाँ पे लेगा कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वैसे तो ग्रेविटी की वैल्यू कंसिडर्ड होगी 9.81, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे अगर आप ग्रेविटी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके 10 कंसीडर कर लो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है। तो लेट्स से कि मैंने इसको 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से वेट की वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्सेस में मेरे पास था टी साइन 25 प्लस टी साइन 25, तो मैं इसको लिखूंगा 2t साइन 25। ये इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्सेस के। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि जनाब वो पिक्चर्स वॉल पे सपोर्टेड है, हैंग हुई हुई है, मूव नहीं कर रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? 42 डिवाइडेड बाय 2 साइन 25। यहां से मेरे पास टेंशन की वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप वैल्यू निकालें मेरे साथ साथ। ये वैल्यू आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 42 ओवर 2 साइन 25। मेरे पास मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 49.6। ठीक है, मैंने 49 ही सेलेक्ट करना है। मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए कि मेरा आंसर जो है वो एक ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू आई है। रीजन ये था क्योंकि मैंने जो वैल्यू है वो 10 कंसीडर की थी, दैट वाज लार्जर देन 9.81। एक्चुअल वैल्यू से मैंने लार्जर वैल्यू की थी, तो मेरा जो आंसर होगा वो ग्रेटर आंसर आ रहा होगा। चले, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस जो है वो मुझे, एक लास्ट इंटरेस्टिंग सा केस मुझे वेक्टर्स का डिस्कस करना है। इजी सा है, बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं ऑल अलोन वेक्टर्स में, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको फोर्सेस में बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस आपको वर्क एनर्जी पावर में बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो वेक्टर्स का हिस्सा इसलिए वेक्टर्स के साथ ही इसको कवर अप करेंगे। उससे पहले एक सवाल देख रहे हैं। देखिए द क्वेश्चन इज, वो कहता है इन आर्चर ड्रॉज हिज बो स्ट्रिंग्स बैक टू पोजीशन एक्स। ठीक है, the bowstrings and arrow are shown, the tension T in the string is also shown, then he draws the bowstrings back further to position Y. The resultant force on the arrow is greater when the arrow is released from the position Y. What is the increase in the force? पहले क्वेश्चन को समझे। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि बो एंड एरो को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और उसने पहले उसको स्ट्रेच किया टू अ पोजीशन दैट इज शोन इन एक्स। ऐसे में जब उसने लेसर इसको स्ट्रेच कर रखा हुआ था, तो टेंशन की वैल्यू 100 थी और जो एंगल था वो 65 था। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर स्ट्रेच करता हूं तो डेफिनेटली फर्दर स्ट्रेच करने की वजह से एंगल रिड्यूस हो गया एंड टेंशन की वैल्यू भी क्या हो गई आपके पास, चेंज हो चुकी हुई है। अब डेफिनेटली जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके ऊपर भी फर्क पड़ा होगा। अब ये थोड़ी सी कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, मैं जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करके रिलीज करूंगा, जितना ज्यादा उसको बैकवर्ड स्ट्रेच कर रहा हूँ, जो रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड लगेगी वो उतनी ही ज्यादा हो जानी चाहिए। तो उसने पूछा व्हाट इज द इंक्रीज इन द फोर्स। तो मतलब ये है कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है एक्स की कंडीशन में, मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है वाई की कंडीशन में, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इंक्रीज इन द फोर्स मालूम करना है। सबसे पहले सोचना ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास वो है किस डायरेक्शन में। अब जरा इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम बना लूं, इसमें से वेक्टर्स अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं, तो देखो एक टेंशन यहां है, एक टेंशन यहां है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपके पास, जिसमें से एक एंगल 65 यहां बन रहा है, एक एंगल 65 यहां बन रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को जरा मैं साइड में कर दूं ताकि हम तरीके से इसको समझ लें। तो देखो आपके पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। बेटा एक था आपके पास 100 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स, ठीक है, और एक 100 न्यूटन की यहाँ फोर्स लग रही थी। ठीक है,
एंगल 65 के हिसाब से इसके दो कंपोनेंट्स बने होंगे। एक बना होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वर्टिकल ऑफ, मैं इसको यहां से हटा दूं, ये 100 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा था। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन ऑन बोथ एक्सिस मेरे पास इस तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। क्या मैं इजीली कह दूं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो मुझे इनको फर्दर कैलकुलेट करने की या फिर इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। देखें, ये भी है आपके पास 100 sin 65, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में सिमिलरली आपके पास 100 sin 65 है। तो इसका मतलब है कि द रिजल्टेंट ऑन दी वाई एक्सिस इज जीरो, क्योंकि डेफिनेटली आर्ट जो एरो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आ रही है आपके पास? देखिए, रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास बन रही है ना, वो बन रही है ड्यू टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच टेंशन फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। आई होप मैं इसको यहाँ चले मैं अलग से इसको बना लेता हूँ। मैंने कहा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे वाली टेंशन फोर्स का होगा। दोनों की जो वैल्यू है आपके पास, दोनों की वैल्यू आपके पास है टी cos 65, तो उसको हम ट्वाइस कर देते, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इन शॉर्ट जो रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास, दैट वुड बी टी की वैल्यू है 100 cos 65। बेटा यही कहानी आपके पास यहां पर भी हो रही होगी ऑन दी वाई पोजीशन, जिसके वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल रहा हूँ कि यहाँ जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है दैट वुड बी 120 cos 55, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल करके इनका डिफरेंस ले लेना। इंडिविजुअल वैल्यूज अगर आप निकालें, इंडिविजुअल वैल्यूज आपके पास होगी, मैंने कहा 100, अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई है बच्चों। गलती है कि हमें तो ट्वाइस करना था, ये तो सिंगल वैल्यू थी, तो गलती तो खैर नहीं हुई है, बस भूल गए हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना, या फिर मैं इसको सिंपली 200 cos 65 लिख सकता हूँ। एंड मैं इसको इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना था हमें, तो मैं इसको डायरेक्टली 240 cos 55 लिख देता हूँ, काम थोड़ा और आसान हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे पास वैल्यू निकाल रहे हैं, मैंने कहा 200 का cos 65, the value is 84.5। ये रिजल्टेंट था जब हमने रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिजल्टेंट, जो कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस एक्स पोजीशन में रखा था। जब पोजीशन वाई पे रखा था तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास बढ़ जानी चाहिए, वो हो गई 240 cos 55, और वो हो गया आपके पास 137.6। आपसे पूछा है इंक्रीज इन द फोर्स क्या है, तो देखो इंक्रीज इन द फोर्स का मतलब ये है कि आपको निकालना है 137.6 माइनस 84.5 का डिफरेंस, ठीक है। तो आपने इसमें से 84.5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर मेरे पास आ रहा है 53.15 आ रहा है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं ऑप्शंस के हिसाब से। आई गो विद द आंसर डी, दैट्स 53। यहां तक ये बात क्लियर क्लियर हुआ ये सवाल आपको? चले, अच्छा, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का सवाल है। अच्छा, इसमें से अक्सर सवाल अभी भी मैंने इसको स्किप आउट किए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। अच्छा, अब मैं एक केस करवाना जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इंक्लाइन प्लेन्स। ये इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आप फोर्सेस का एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं इंक्लाइन प्लेन्स का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट है, उसमें हम देखते हैं इंक्लाइन प्लेन, मतलब इसकी जो एप्लीकेशंस है वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको मैंने एक सब टाइटल का नाम दिया है, ऐसा कोई सब टाइटल है नहीं,
सिर्फ वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, ताकि आपको एक फीचर याद रहे कि एक्चुअली हमने हमने किया क्या था। मैंने किया टिल्टिंग एक्सेस, ठीक है ना, हम एक्सेस को टिल्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखें, इस तरह समझेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब एक ऑब्जेक्ट है which is actually placed on an inclined plane, ठीक है, the plane is said to be at an angle theta, ठीक है, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऐसे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर रखा हुआ है वो स्टेशनरी है, इट्स नॉट मूविंग, ठीक। इफ इट्स नॉट मूविंग तो ऑब्वियस सी बात ये है कि इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेज होंगी वो बैलेंस होंगी। थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमने इसको कैसे बैलेंस रखा हुआ है, हमने कैसे इसको स्टेशनरी रखा हुआ है, तो मैं कहूँ कि ये जो इंक्लाइन प्लेन था ना, इसके ऊपर रखी हुई थी एक वॉल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उस वॉल ने यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगा रखी थी, एक स्ट्रिंग हमने इसको बांध रखी है जो कि यहाँ पे इसको एक टेंशन फोर्स दे रही है इसको गिरने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखना है, और एक फोर्स डेफिनेटली जो ला मुहाला लाजमी तौर पे अनकंडीशनल एक्ट कर रही होगी, दैट इज दी वेट, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो है, राइट। अब लेट्स से कि मुझसे कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ये आप निकाल करके दे दे, ठीक है। मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा, या इसके अंदर मैं कंपोनेंट्स किस तरह बना रहा हूँ, जरा उस चीज को देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक तरीके का तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एंगल और थीटा की वैल्यू गिवन थी, ठीक है ना, तो मुझसे कहा गया कि लेट्स से कि मैंने कहा वेट है इसका 20 न्यूटन्स, ठीक है, और एंगल जो है, एंगल आपके पास गिवन है 30 डिग्रीज का। करना क्या है हमें, करना हमें ये है कि हमें वैल्यू ऑफ द टेंशन फोर्स निकालना है। अच्छा, अब अगर मुझे वैल्यू ऑफ द टेंशन फोर्स निकालना है तो मुझे यहाँ पे समझना ये होगा कि देखें, ऐसा है कि आपके पास एक फोर्स यहाँ पे और लग रही होगी जो कि रिएक्शन फोर्स होगा, जिसे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको याद होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने ओ लेवल्स में देखा था। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब आपके पास मसला ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन आपको मालूम करना है और आपको गिवन है सिर्फ 20, ठीक है। अब अगर मैं इसको नॉर्मल कन्वेंशनल वे से अगर मैं अपना सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि हमारे पास ये मैंने कहा एक्सिस थे मेरे पास, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं मैं वो बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा फोर्स में वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्रीज फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपके पास टेंशन फोर्स एक्ट कर रही थी, ठीक है, ये टेंशन फोर्स आ गई आपके पास। अच्छा, और सिंस मैंने कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज 90 डिग्रीज टू दी सरफेस, टेंशन अलोंग दी सरफेस है तो ये भी 90 डिग्री फ्रॉम दी सरफेस होगी। 90 डिग्री फ्रॉम दी सरफेस का मतलब ये है कि इफ दिस इज 30 दिस इज 60, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होना चाहिए, 30 फ्रॉम दी वर्टिकल। तो मैं इसको उस तरह बना लूंगा कि मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा कि एक फोर्स ये लग रही थी हमारे पास, जिसको मैंने कहा 30 डिग्री का एक फोर्स था, 30 डिग्री का एक एंगल था, और ये तीन फोर्सेस लग रही है। अब इन तीन फोर्सेस में से दो अननोन है, एक चाहिए, और सिर्फ एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें गिवन है, और वो डाउनवर्ड फोर्स है 20 न्यूटन। ऐसा नहीं है कि ये अब फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता, हो तो सकता है, जरा काम बढ़ जाएगा हमारा। कैसे काम बढ़ेगा, देखें, जो कन्वेंशनल वे है उसको फॉलो करें। कन्वेंशनल वे ये है कि आप कंपोनेंट्स बना देंगे। आपने कंपोनेंट्स बनाए इस तरह कि, अच्छा अच्छा,
आपके पास टेंशन के दो कंपोनेंट्स बने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स बने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। आपने इस तरह सॉल्व किया, आपने बोला कि सर ये इफ दिस एंगल वाज 30, ठीक है, ये एंगल हमें 90 गिवन था क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस से 90 पे था, तो ये एंगल मेरे पास 60 हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ये हो जाएगा टी साइन 30, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 30, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा रिएक्शन फोर्स का आर कॉस 60, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास आर साइन 60, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं ताकि घिच पिच कम से कम हो। अब ये हमारे पास फोर्सेस बन चुकी हुई है, अब इसको सॉल्व करना है डेफिनेटली, सिंस वी नो दैट कि देखो अननोन जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा हैं। अननोन वैल्यूज ज्यादा होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, अननोन वैल्यूज ज्यादा होने की वजह से मुझे इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ेगी। तरीकेकार वही है, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, हमने कहा आर एक्स और आर वाई अलग से निकालेंगे। देखो मैंने आर एक्स सॉल्व किया, रिजल्टेंट इन दी एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट इन दी एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो फोर्सेस हैं एक्स की, देखो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, इसके अलावा एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। सिंस ये इक्विलिब्रियम में इट्स नॉट मूविंग, तो एक्स एक्सिस की फोर्सेस बराबर होंगी। तो मैंने कहा कि फोर्सेस बराबर होने का मतलब ये है कि आर कॉस 60 बराबर होगा टी कॉस 30 के। एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई। दूसरा, अगर मैं आर वाई को सॉल्व करता हूं, तो आर वाई में देखो मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, टी साइन थीटा ये हो गया, आर साइन थीटा ये हो गया, और 20 जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था वो भी वर्टिकल कंपोनेंट का हिस्सा है। तो अब आप इसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, या आप कह सकते हो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। तो मैं डायरेक्टली मैंने इसको लिखा, मैंने कहा जनाब जो अपवर्ड फोर्सेस है टी साइन 30, ठीक है, प्लस आर साइन 60 बराबर होना चाहिए 20 के। दो फोर्सेस बन चुकी हुई हैं, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब आप क्या करोगे, किसी भी एक फोर्स से, किसी भी सॉरी इक्वेशन से आपने एक सब्जेक्ट बना लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सिंस मुझे टी चाहिए तो मैं अपनी इक्वेशन को टी से भर देता हूं, आर को मैं जो है वो एलिमिनेट कर देता हूं। तो मैंने कहा टी, अच्छा एक चीज यहाँ पे गलत लिख दी है मैंने, वो गलत मैंने ये लिखा है कि ये 30 है, ठीक है, दिस इज 30। अच्छा, दिस इज टी कॉस 30 डिवाइडेड बाय कॉस 60। अच्छा, आप चाहें तो इसको यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहें तो ना करें आप, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर ले। मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, मैंने कहा cos 60 cos 30 ओवर cos 60 इज 1.73। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, मैं कहूंगा जो आर है वो इन टर्म्स ऑफ टी किसके बराबर है, वो बराबर था टी इंटू 1.73। तो मैंने इसको लिख दिया, मैंने इसको लिखा कि R इज इक्वल टू 1.73 इंटू टी। बेटा इस वैल्यू को, R की इस वैल्यू को अब मैं रिप्लेस कर सकता हूं अपनी नीचे वाली इक्वेशन में, वो जो सेकंड इक्वेशन मैंने वर्टिकल एक्सिस की बनाई थी। अब देखें इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा टी साइन 30 एज इट इज मैंने लिखा, ठीक है, प्लस आर की जगह मैंने लिखा 1.73 इंटू टी साइन 60 इज इक्वल टू 20। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं इक्वेशन को। आसान क्या कर रहे हैं हम, साइन 30 को साइन 60 को वैल्यूज निकाल करके 1.73 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो साइन 30 तो मुझे याद थी वैल्यू, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 0.5 टी है। अच्छा, अब साइन 60 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं मेरे, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आ रही है, सिर्फ इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.866, इसको मैं 1.73 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो फाइनल वैल्यू आ रही है 1.5 टी, ये हो गया 20 के बराबर।
तो यहां से ये जनाब हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 20 एंड t की वैल्यू हो गई मेरे पास 10 न्यूटन्स। लंबी सी वर्किंग थी। अब सिंस t आ चुका हुआ है तो मैं r की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। r की वैल्यू वाज 1.73 इंटू टी, ठीक है। तो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया आपने टेंशन की वैल्यू, तो वो आपके पास आ गई 17.4, दैट इज 17.3 न्यूटन। देखो ये मेथड था बहुत लंबा, सही है। अब आपने दो इक्वेशंस बना दी, साइमल्टेनियसली सॉल्व की, ठीक है। ये वो तरीके कार नहीं है जिससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो हो गया, आंसर भी आ गया, लेकिन इतनी लंबी कहानी करने के बाद ही आंसर आया था आपके पास, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है, जरा उसको गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शायद मेरी बड़ी स्लो चल रही है, मुझसे ज्यादा स्क्रीन स्लो चल रही है, तो मैं जरा इसको दोबारा से बनाऊंगा तो नहीं, बनाना आपको पड़ेगा दोबारा से। मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज दैट मैजिकल न्यू मेथड जो मैंने कहा कि हमारे लिए आसानी कर देगा इसको सॉल्व करने में, एंड विद सिंगल स्टेप हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा अपनी इन फोर्सेस को। तो आपकी ये जो दो फोर्सेस हैं टी और आर, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल रखती है, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस हमेशा आपके पास ऐसे और ऐसे हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं चाहूं तो अपने एक्सिस को टिल्ट कर दूं, अपने हिसाब से टिल्ट कर दूं। यहां पर हम कर रहे हैं टिल्टिंग दी एक्सिस। मैंने कहा जनाब मेरा एक्स एक्सिस ये है और मेरा वाई एक्सिस ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर गौर से देखा जाए तो अब जो टेंशन फोर्स है इट इज नाउ अलोंग दी एक्स एक्सिस, जो रिजल्टेंट फोर्स आर है, जो रिएक्शन फोर्स आर है, दैट इज अलोंग दी वाई एक्सिस। और एक वाहिद डब्ल्यू एक ऐसा फोर्स है जो कि इन बिटवीन द टू एक्सिस आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सिस मेरे पास ये जो पिंक वाले मैंने बनाए हुए थे ये एक्सिस नहीं रहे, एक्सिस मेरे पास चेंज हो चुके हुए हैं। अब एक्सिस मेरे पास क्या थे, एक मेरे पास एक्सिस ये है, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस था, और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। अच्छा, एंगल क्या होगा इसका, मतलब व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस फोर्स। तो बेटा ये जो आपके पास आप बना रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखें, जब आपने हॉरिजॉन्टल से कंपेयर किया था इसको, ठीक है, तो ये एंगल क्या था, 30, सही है। ये पूरा एंगल क्या है, 90। तो इतना एंगल आपके पास क्या होगा, 60। अगर ये एंगल 60 है तो अब इसको देखो, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 30 था ये 60 है, ये अगेन 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर इसका कॉम्पोनेंट बनाता हूं, यहां पे एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो बेटा जो एंगल थीटा मेरे पास यहां आ रहा था वही एंगल थीटा यहां बन रहा हो। तो मुझे एंगल भी पता चल गया। अब क्योंकि मैं एक्सिस ही अपने नए बना चुका हूं ना, मैंने कहा जनाब एक्सिस को, जो एक्सिस हमारे पास है जो कन्वेंशनल किया था एक्स वाई एंड जी, मैं इसको टिल्ट कर दिया अपनी मर्जी से। रेफरेंस है भाई, रेफरेंस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं गौर से देखें, हम कंपोनेंट बनाते हैं सिर्फ उस वेक्टर का जो कि इन बिटवीन एक्स एंड वाई आ रहा है। आपके पास t इज अलोंग द एक्स एक्सिस, r इज अलोंग द y एक्सिस ओनली। ये एक ऐसा फोर्स है जो अलोंग द नेगेटिव y नेगेटिव x आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सिस। अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सिस अब एंगल्स इसके इसके कंपोनेंट चेक करना। देखो एक कंपोनेंट इसका बना वर्टिकली डाउनवर्ड और एक इसका बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड था, तो ये हो गया आपके पास इसका कंपोनेंट, एंड अलोंग दी वाई एक्सिस ये यूं था।
विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा, ये वाला 30 डिग्री, बेटा ये डब्ल्यू का 20 का कॉस थीटा हो जाएगा, कोसाइन कॉम्पोनेंट हो जाएगा, एंड ये जो कॉम्पोनेंट है ये 20 साइन कॉम्पोनेंट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन इक्वल है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो बैलेंस आउट कर रहा होगा। तो क्या मैं सिंपली अब इसको इस तरह लिख सकता हूं कि टेंशन इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू थी आपके पास 20, साइन थीटा साइन 30 आपके पास होता है 0.5, टेंशन की वैल्यू आपके पास आ गई 10 न्यूटन इन अ सिंगल स्टेप। आर आपके पास इज बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा। तो मैंने कहा डब्ल्यू कॉस थीटा आर के बराबर था। डब्ल्यू की वैल्यू थी आपके पास 20 कॉस ऑफ 30। अच्छा, अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, वैल्यू वही आनी चाहिए आपके पास 20 कॉस 30, आपने किया 17.3, एग्जैक्टली वही वैल्यू 17 सो दिस इज द न्यू मैजिकल मेथड, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस जहां पर हम अपने एक्सेस को टिल्ट करते हैं। मुझे वो कौन सा की फीचर था जिसने मुझे बताया कि मैं अपने एक्सेस को शिफ्ट कर सकता हूं, मैं अपने एक्सेस को टिल्ट कर सकता हूं। यहाँ पे एक्सेस के दरमियान एंगल रहता है 90 डिग्रीज का। मेरे पास ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, इसके दरमियान जो एंगल था बेटा वो एंगल 90 डिग्रीज का था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने एक्सिस इसी तरफ बना लूं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब दो फोर्सेस मेरे पास एक्ट कर रही होती कुछ इस तरह के, ये एक फोर्स था यहाँ पे, सॉरी ये फोर्स, फोर्स नहीं बना, एक फोर्स ये बन रहा था, एक फोर्स ये बन रहा था, और इनके दरमियान का जो एंगल है ना, वो एंगल इज नॉट 90, 90 नहीं है। तो यहाँ पे काम मुनासिब नहीं रहेगा, यहाँ पे काम मैं नहीं कर सकता। कर तो लूंगा लेकिन फायदा कुछ नहीं है ना। अगेन हमने ये काम किया क्यों, काम इसलिए किया ताकि हमें कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े। जब हम पहला कन्वेंशनल मेथड फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे दो फोर्सेस रिजॉल्व हो रही थी, दो फोर्सेस इन बिटवीन द एक्सिस आ रही थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। जब हमने एक्सिस को टिल्ट कर दिया तो दो जो रिजॉल्व हो रही थी वो अलोंग द एक्सिस आ गई, एक ही फोर्स थी जिसके हमें कॉम्पोनेंट बनाने पड़े और वो इजीली आपके पास इक्वेट हो गया। मुझे ये बताना है ये वाला मेथड, ये वाला तरीकेकार जो भी हमने देखा, ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, मतलब ये जो हमने नया मेथड पढ़ा है। चलिए अब इसके क्वेश्चन वेक्टर्स में मैंने कहा था बहुत कम बने हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो पेपर टूज के अंदर है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेक्निकली वेक्टर्स, टेक्निकली फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स हमारा यहाँ पे तमाम होता है। ठीक है, एक सवाल बस मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे।
चलें, अनफॉर्चुनेटली द क्वेश्चन अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो आई ऐड दैट क्वेश्चन एंड सच क्वेश्चन, उसके एक दो टाइप के, वो मैंने जो आपसे आज वर्कशीट शेयर किए उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आप इसी तरह करेंगे, एक्सेस को टिल करके कर रहे होंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। यहाँ पर हमारा वेक्टर्स बेटा तमाम होता है, बस करनी है इसकी प्रैक्टिस। आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने, कोई भी इशू होता है ना, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम लोग अपना काइनेमैटिक्स को रिज्यूम करेंगे।